नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोगों को पीछे का बैकग्राउंड समझ लेना चाहिए, उस तभी आप इस चीज़ को आपस में कनेक्ट कर पाएंगे। जैसे थोड़ा सा हम आपको पीछे का याद दिलाते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो जर्मनी जो था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हार चुका था, ठीक है। अब फिर सवाल था कि जर्मनी को चलाएगा कौन, तो फिर चलाने का जिम्मेदारी किसने लिया? वेमार रिपब्लिक ने लिया। लेकिन वेमार रिपब्लिक निकल गया गद्दार। उन्होंने क्या किया, अलाइड पावर के साथ जाके हाथ मिला लिया और जर्मनी के लगभग मोस्ट ऑफ द रिसोर्स को उसके हवाले कर दिया। और यहाँ पे गुस्सा किसको आ गया था? जर्मनी के आम लोगों को गुस्सा आ गया। उनको गुस्सा इस बात का था कि वेमार रिपब्लिक ने जो किया उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ा बहुत उसका जिम्मेदारी बनता है कि हमारे धन संपत्ति को बचाया जा सकता था, जो कि वेमार रिपब्लिक ने ऐसा नहीं किया, ठीक है। अब एक तरीके से आपने यहाँ पे क्या देखा है, पिछले वाले क्लास तक आपने जो पढ़ा है वो आपने ये पढ़ा कि धीरे धीरे जर्मनी के लोग क्या हो रहे थे, अब जागरूक हो रहे थे। जर्मनी के लोग चाह रहे थे अब कि अब पावर किसी के हाथ में नहीं दिया जाए, बल्कि पावर अपने हाथ में रखा जाए। क्योंकि इन्होंने एक बार पावर दे के देखा था, किसको? वेमार रिपब्लिक को। क्या वो अच्छा साबित हुआ? नहीं साबित हुआ। तो अब जर्मनी के लोग ये चाहते हैं कि अपना पावर अपने पास रखा जाए और हम लोग अपने से कुछ बेहतरीन काम करेंगे जर्मनी के तरक्की के लिए। अब वही हम लोग इसमें देखेंगे कि आखिर होता क्या है। तो पहले हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल रेडिकलिज्म के बारे में कि आखिर पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या था हमारा, इसके बारे में बात करते हैं। वी नो दैट, अच्छा यहाँ पे वी छूट गया है, लिख लीजिएगा WEV। वी नो दैट द वेमार रिपब्लिक वाज नॉट वेलकम्ड बाय इट्स ओन पीपल। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट देयर वर ओपोनेंट्स ऑफ द वेमार रिपब्लिक। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक ने मतलब यहाँ तक के टॉपिक में हम लोग ये तो समझ ही चुके हैं कि वेमार रिपब्लिक को जर्मनी के लोगों ने ही वेलकम नहीं किया, यानी कि उनका स्वागत अच्छे तरीके से नहीं किया। ऑब्वियस ये बात है, हम लोगों ने ये पढ़ा है। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि वेमार रिपब्लिक का अपोनेंट थे ये लोग, यानी कि अगेंस्ट थे। सिंपल है, इसको आप समझो। इसको ना ज़्यादा कन्फ्यूजिंग मत बनाओ, मतलब ऐसे समझो सिंपल सा कि पिछले कुछ क्लासों में हमने देखा कि वेमार रिपब्लिक को जर्मनी के खुद के लोगों ने स्वागत अच्छे तरीके से नहीं किया। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट कुछ लोग थे, कुछ लोग नहीं बल्कि पूरा जर्मनी ही था उसके अगेंस्ट में, क्योंकि वेमार रिपब्लिक काम अच्छे तरीके से नहीं कर रहा था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। These opponents of Weimar Republic formed a league which is known as Spartist League, और later its Spartist League is known as Communist Party of Germany। याद रखिएगा कि जो लोग वेमार रिपब्लिक के अपोनेंट थे, यानी कि जो लोग वेमार रिपब्लिक के अगेंस्ट थे, उन सभी लोगों ने क्या किया, अपना एक लीग बनाया, मतलब कि अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप को क्या नाम दिया गया? स्पार्टिस्ट लीग। और बाद में इसी स्पार्टिस्ट लीग का नाम बदल के क्या कर दिया जाता है? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी में वो सारे लोग थे जो कि वेमार रिपब्लिक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन रसिया, अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा एग्जाम्पल बात किया गया रसिया के बारे में भी, थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, फिर दोबारा अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। इन रसिया द बोल्शेविक पार्टी वांटेड टू रिमूव द किंग एंड वांटेड टू फॉर्म इट्स ओन रूल। जैसे देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको रसिया के बारे में बताते हैं, यहाँ पे जिक्र हुआ है। मतलब रसिया में भी ना पहले राजा वाला सिस्टम था। रसिया में भी थोड़ा सा पहले थोड़ा सा यहाँ पे आप पहले समझो कि रसिया का केस क्या था, तभी आपको थोड़ा सा जर्मनी के ऊपर लेकर आएंगे तो आप समझ पाएंगे। रसिया में क्या था ना, रसिया में भी पहले राजा वाला सिस्टम चलता था और वहाँ के राजा को हटाने के लिए लोगों ने एक पार्टी बनाया। पार्टी का नाम रखा गया बोल्शेविक पार्टी। और इस पार्टी ने राजा के खिलाफ लड़ाई लड़ा और रसिया से राजा के मतलब कि रसिया से राजा को हटा दिया गया और कौन पावर में आ गया? बोल्शेविक पार्टी आ गया। समझिए, फिर से बता रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे ना रसिया का एग्जाम्पल लिया गया है जर्मनी को समझाने के लिए। रसिया में भी सिस्टम चलता था राजा वाला, और वहाँ का राजा भी बड़ा खराब था, अच्छे तरीके से काम नहीं करता था, लोगों के अधिकार को मानता नहीं था। तो लोगों ने अपने राजा को हटाने के लिए रसिया में क्या किया? एक पार्टी बनाया। पार्टी का नाम क्या था? बोल्शेविक पार्टी, ठीक है। और इस बोल्शेविक पार्टी ने राजा को पूरी तरीके से अपने सिंहासन से हटा दिया, ठीक है। आगे, इन द सेम वे द स्पार्टिस्ट लीग वांटेड टू रिमूव द वेमार रिपब्लिक and wanted to establish a system on the pattern of the Bolshevik revolution in Russia। तो जिस तरीके से रसिया में बोल्शेविक पार्टी ने अपने राजा को हटाया था,
रेवोल्यूशन करके, लड़ाई लड़के, उसी तरीके से जर्मनी का स्पार्टिस्ट जो लीग था हमारा, बेसिकली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी था। देखो, आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी बोलो या स्पार्टिस्ट लीग बोलो, बात तो सेम ही है, ठीक है। तो जिस तरीके से रसिया में बोल्शेविक पार्टी ने अपने राजा को हटाया अपने सिंहासन से, उसी तरीके से जर्मनी के लोग क्या चाहते हैं, और खास करके स्पार्टिस्ट लीग के लोग क्या चाहते हैं कि हम भी क्या करेंगे, अपने वेमार रिपब्लिक को हटाएंगे और यहाँ पे रूल किसका लेकर आएंगे, आम आदमी का। सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू रिमूव द वेमार रिपब्लिक, द सपोर्टर ऑफ स्पार्टिस्ट लीग स्टार्टेड टू फॉर्म सोवियत। सोवियत का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्कर्स, सेलर्स एटसेट्रा। कहने का मतलब यह है कि जर्मनी से यदि वेमार रिपब्लिक को हटाना है तो स्पार्टिस्ट लीग ने क्या किया, अपने सारे सपोर्टर्स को इकट्ठा कर लिया। बोला कि भैया देखो, ये जो वेमार रिपब्लिक है ना, ये हमारे हक में काम तो कर नहीं रहा है, पहला बात। और दूसरा बात ये कि जाके हमारा सारा प्रॉपर्टी किसके हाथ में कर दिया, अलाइज पावर के हाथ में कर दिया। तो क्यों ना इस वेमार रिपब्लिक को हटाने के लिए अपना एक ग्रुप बनाया जाए। ग्रुप तो पहले से था ही स्पार्टिस्ट लीग, इसको और बड़ा करने के लिए इन्होंने क्या किया, बाकी अपने सारे सपोर्टर को, वर्कर्स को, पीजेंट्स को, सेलर्स को, हर प्रकार के लोगों को इकट्ठा कर दिया ताकि स्पार्टिस्ट लीग क्या हो सके और मजबूत हो सके लड़ाई लड़ने के लिए। किसके खिलाफ, वेमार रिपब्लिक के खिलाफ। आगे देखते हैं क्या होता है। टू डिफेंड, अब आपको क्या लगता है कि क्या वेमार रिपब्लिक चुप रहेगा, वो भी अपना कुछ ना कुछ हरकत दिखाएगा। तो टू डिफेंड द वेमार रिपब्लिक मीट इन वेमार, दे प्लान हाउ टू क्रश द स्पार्टिस्ट लीग। यानी कि वेमार रिपब्लिक अपने आप को बचाने के लिए ये कहाँ पे मिलते हैं, वेमार में मिलते हैं। और वेमार हमारा क्या था, जगह का नाम था। तो जितने भी वेमार रिपब्लिक के सपोर्टर थे वो सारे भी एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, कहाँ पे, वेमार में। और ये लोग भी प्लान बनाते हैं कि किस तरीके से स्पार्टिस्ट लीग को क्रश किया जाए, यानी कि किस तरीके से इसको दबाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक तरीके से अपने ही कंट्री के दो ग्रुप के बीच में लड़ाई छिड़ रहा है। जो वेमार रिपब्लिक थे वो भी जर्मनी के ही लोग थे, जो स्पार्टिस्ट लीग में लोग थे वो भी जर्मनी के ही लोग थे। लेकिन यहाँ पे फ़र्क बस क्या है, फ़र्क ये है कि वेमार रिपब्लिक को जब पावर मिला तो उन्होंने अपने पावर का सही इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि जर्मनी का पूरा संपत्ति लुटा दिया। किसको दे दिया, अलाइज पावर को दे दिया, ठीक है। लेकिन जो स्पार्टिस्ट लीग है ये क्या चाहते हैं कि वेमार रिपब्लिक को हटाया जाए और अपना शासन यहाँ पे लाया जाए, क्योंकि वेमार रिपब्लिक अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टू क्रश द स्पार्टिस्ट लीग, वेमार रिपब्लिक टेक हेल्प फ्रॉम वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर हैं जो रिटायर कर गए हैं उनका मदद लिया। किसने, वेमार रिपब्लिक ने। देखो ये भी चालाकी दिखा रहा है। चालाकी क्या दिखा रहा है कि ये भी सपोर्ट किसका ले रहा है, आर्मी के ऑफिसर का ले रहा है। और भाई जब आर्मी के ऑफिसर से आप सपोर्ट ले रहे हैं तो वैसी बात है वो क्या बताएगा आपको कि कैसे लड़ाई लड़ना है, और वैसी बात है। तो अपने आप को बचाने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए वेमार रिपब्लिक ने सपोर्ट किसका लिया, वेटरन्स का लिया। और वेटरन्स का मतलब होता है रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर का सपोर्ट लिया। वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड फ्री कॉप्स। वेटरन ऑर्गेनाइजेशन जो था, यानी कि जो रिटायर्ड ऑफिसर का ग्रुप था, उसको क्या कहा गया उस समय पे, फ्री कॉप्स कहा गया, ठीक है। आगे, द वेमार रिपब्लिक एंड द स्पार्टिस्ट लीग बिकेम द एनिमीज ऑफ ईच अदर एंड दिस एडवांटेज्ड हिटलर। सोचो अब, यानी कि अब यहाँ पे तरीके से क्या हो रहा है, आप खुद सोचो जरा। जर्मनी के अंदर ही दो ग्रुप बन चुका है, एक वेमार रिपब्लिक का और एक स्पार्टिस्ट लीग का। इन दोनों के बीच में क्या होने जा रहा है, लड़ाई होने जा रहा है। यानी कि जर्मनी क्या है, एक तरीके से उथल पुथल के सिचुएशन में है। और इसी मौका का फ़ायदा उठाता है कौन, हिटलर। हिटलर को दिखता है कि इससे बढ़िया समय जर्मनी को अपने कब्जे में लेने का हो ही नहीं सकता। अब इसी मौके का फ़ायदा उठाता है हिटलर, और इसी समय में एंट्री होता है किसका, हिटलर का। तो हालांकि हिटलर के बारे में अभी तो ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि आगे हमको मिलेगा, लेकिन याद रखिएगा कि हिटलर जर्मनी में कैसे आता है, यानी कि उसका जो दबदबा है वो कब बढ़ता है, जब ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। यानी कि ये इसको क्रिटिसाइज कर रहा था, ये इसको क्रिटिसाइज कर रहा था। जर्मनी में ना हिटलर को समझ में आ गया था, मतलब हिटलर को समझ में आ गया था कि जर्मनी को रूल करने का इन दोनों का बस का बात नहीं है, ये दोनों आपस में लड़ता रह जाएगा। लेकिन फ़ायदा कौन उठा लिया, हिटलर उठा लिया। हिटलर को समझ में आ गया था। देखो
देखो मतलब हिटलर जो है ना, हिटलर के बारे में हालांकि बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन हिटलर को ना आप बुड़बक मत समझो, बहुत चालाक आदमी था ये। मतलब ये पूरा मतलब पूरा दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह है ये। तो भाई कुछ तो इसमें स्पेशल क्वालिटी रहा होगा, कुछ तो रहा होगा। तो यही मौका का फ़ायदा उठाता है ये। और ये मौका का फ़ायदा क्या उठाता है कि देखता है कि दोनों आपस में ही लड़ रहे हैं भाई, दोनों जर्मनी के लोग ही हैं लेकिन दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसको लगा ना कि जर्मनी में रूल करने का इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता। लेकिन हम लोग आगे भी देखेंगे कि जर्मनी में आखिर हिटलर आता कैसे है, ये कैसे अपने आप को इतना बड़ा करता है, इस सब हम लोग देखेंगे। लेकिन मौका इसको आगे बढ़ने का यहीं से मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल रेडिकलिज्म क्या था। अब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या था। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है कि जर्मनी में एक समय में मंदी का दौर आ गया था। मंदी का दौर मतलब है कि यहाँ पे अनाजों का जो प्राइस है ना बहुत महंगा हो गया था, लोग इसको खरीद नहीं पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे ना एक स्पेशल केस और है, वो है पैसों का, थोड़ा सा उसके बारे में भी आपको बताएंगे अब। मतलब कि लोग ना थैला में भर भर के पैसा लेके जाते थे ब्रेड का एक पैकेट खरीदने के लिए। सोचो, आगे आपको अभी मिलेगा। चले पढ़ते, इसमें क्या लिखा हुआ है। देयर वॉज इकोनॉमिक क्राइसिस इन जर्मनी इन 1923। देखो ये बात कर रहे हैं 1923 का, यानी कि वॉर खत्म होने के बाद का बात कर रहे हैं, लगभग 5-6 साल के बाद का बात कर रहा है। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपको हम पहले कुछ सिचुएशन बता देते हैं। पहला बात तो ये कि जर्मनी में उथल पुथल का माहौल है, दोनों अपने आपस में लड़ रहा है, पहला बात ये। दूसरा बात, जर्मनी लड़ाई हार चुका है और सारा का सारा धन संपत्ति से क्या हो चुका है, लूट चुका है। यानी कि जर्मनी अभी अपने बिल्कुल बदहाली वाले सिचुएशन में है। तो अब यहाँ पे क्या आता है, जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस आता है। इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब है कि पूरे कंट्री लेवल पे मंदी का दौर आ जाना। और मंदी का दौर मतलब होता है कि अनाजों का प्राइस बढ़ जाना और जो पैसों का वैल्यू है वो घट जाना। अभी एग्जांपल देंगे, अभी आपको और समझ में आएगा। तो जर्मनी में इकोनॉमिक क्राइसिस कब शुरू हुआ, 1923 में शुरू हुआ। जर्मनी वॉज वेरी पावरफुल इन बोथ रिसोर्सेज एज वेल एज फाइनेंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यानी कि जब वॉर चल रहा था ना, उस समय तक जर्मनी बड़ा मस्त कंट्री था, इसके पास धन संपत्ति बहुत था, पैसा भी बहुत था, रिसोर्स भी बहुत था, सब कुछ था। लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, ये पूरी तरीके से कंगाल हो चुका था। आगे देखते हैं क्या होता है। बट जर्मनी वॉज नॉट एबल टू फाउट वॉर ऑन इट्स ओन रिसोर्सेज एंड फाइनेंस। यानी कि जर्मनी के पास इतना ज़्यादा रिसोर्स और इतना ज़्यादा पैसा होने के बावजूद ये लड़ाई अपने दम पे नहीं लड़ सकता था। बोलो क्यों? क्योंकि लड़ाई में भैया चाहिए पैसा बहुत ज़्यादा, और इसके पास पैसा उतना नहीं था। मतलब पैसा तो था इसके पास, सब कुछ था, लेकिन जितना लड़ाई में चाहिए उतना इसके पास नहीं था। तो लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, दूसरे कंट्री से कर्ज ले लिया। यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए भी इन्होंने कर्ज लिया था, और जब लड़ाई खत्म हो गया उसके बावजूद इसके ऊपर कितना बिलियन का कर्ज, 6 बिलियन पाउंड का कर्ज इसके ऊपर था। तो सोचो, लड़ाई लड़ने के लिए भी कर्ज लिया था और लड़ाई जब खत्म हो गया तो उसको फाइन भी देना पड़ा। तो पूरी तरीके से बदहाली के सिचुएशन में था ये। आगे, सो जर्मनी टेक्स वॉर लोन्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड हैड टू पे वॉर लोन्स इन गोल्ड। तो जर्मनी युद्ध को लड़ने के लिए दूसरे कंट्री से लोन लिया था और उसको चुकता कैसे किया, अपने गोल्ड से। सीधा बोल दिया कि भैया देखो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा सब पैसा खत्म हो गया है, तो हमारे कंट्री के पास जो भी सोना चांदी है सब आप ले लो और अपना लोन पूरा कर लो, सिंपल। तो जर्मनी में जितने भी गोल्ड थे सारा का सारा गोल्ड चला गया जिससे कर्ज लिया था। तो देखो एक तरीके से जर्मनी का सब कुछ बर्बाद हो गया। मतलब इसके पास अब कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। द गोल्ड रिजर्व्स ऑफ जर्मनी वेयर डिक्लाइंड। तो जर्मनी के पास जितने भी सोने थे वो सारा का सारा सोना क्या हो गया, खत्म हो गया। आगे, इन 1923 जर्मनी रिफ्यूज टू पे द वॉर लोन्स ड्यू टू दिस फ्रांस ऑक्यूपाइड इट्स लीडिंग इंडस्ट्रियल एरिया रूड। बेसिकली रूड वॉज फेमस फॉर कोल। अब देखो भाई, जर्मनी के पास अब इतना पैसा है ही नहीं जो कि अपना कर्ज वापस कर सके, लोन जो लिया है वो वापस कर सके, कहाँ से करेगा। एक समय में क्या कर दिया जर्मनी ने, हाथ खड़ा कर दिया, सिंपल बोल दिया कि भैया आप माफ़ कीजिए, हम आपका पैसा वापस अब नहीं कर पाएंगे। कहाँ से करेंगे यार, है ही नहीं हमारे पास सब कुछ। अब जरा आप खुद सोचो, जिसने आपको कर्ज दिया क्या वो चुप रहेगा? नहीं। तो फ्रांस से इन्होंने कर्ज लिया था, फ्रांस बोला कि ठीक है तुम पैसा नहीं दे पा रहे हो अपना, यानी कि जो तुमसे कर्ज लिए थे वो तो चुकता नहीं कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है,
बस हमको क्या कर दो, आपका जो जर्मनी में रोड वाला जगह है, ये रोड जगह का नाम है जर्मनी में, वो हमको अपने कब्जे में दे दो बस। और यहाँ पे फ्रांस भी क्या दिखा रहा है, चालाकी दिखा रहा है। फ्रांस क्या बोल रहा है, फ्रांस ये बोल रहा है कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप हमारा लोन चुकता नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, बस बदले में क्या कर दो, अपना रोड जो है आपका जगह वो हमको दे दो। क्यों? क्योंकि रोड जो है ना कोल के लिए बहुत फेमस था, और उस समय पे कोयला मिल जाना इसका मतलब वरदान होता था, क्योंकि उस समय पे हमारा सब चीज़ किस पे चलता था, कोयले पे चलता था। तो फ्रांस यहाँ पे चालाकी दिखाया और पूरा का पूरा जो रोड वाला एरिया था जर्मनी का वो अपने कब्जे में ले लिया। और कब्जे में लेने का मतलब है कि जितना भी कोयला था रोड के अंदर वो सारा किसका हो गया, फ्रांस का हो गया। और फ्रांस बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया उस समय पे। आगे, द रिसोर्सेज एंड फाइनेंस ऑफ जर्मनी वाज कम्प्लीटली एम्प्टी, यानी कि जर्मनी का पूरी तरीके से पैसा, रिसोर्स, हर कुछ खत्म हो चुका था, कुछ भी इसके पास अब नहीं बचा था। नाउ जर्मनी स्टार्टेड प्रिंटिंग पेपर करेंसी। अब देखो इसके पास जब कुछ नहीं बचा ना, तो जर्मनी क्या करने लगा, पेपर करेंसी छापने लगा। पेपर करेंसी मतलब वही नोट वाला जिसे हम लोग इंडिया में इस्तेमाल करते हैं ना, 1000 का नोट इस्तेमाल करते हैं। अब तो बंद सब, मतलब अब तो 1000 का नोट दिखता भी नहीं इंडिया में ना, बंद हो गया मतलब तरीके से। खैर पेपर जो नोट होता है हमारा, जर्मनी उसको छापना चालू कर दिया। जर्मनी प्रिंटेड टू मच पेपर करेंसी, ड्यू टू दिस द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क, जर्मन मार्क क्या था, वहां का करेंसी था, कहाँ का, जर्मनी का, फेल। यानी कि जर्मनी में पेपर करेंसी इतना छाप दिया गया, इतना छाप दिया गया कि उसका वैल्यू ही घट गया। देखो जब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाता है ना, उसका वैल्यू घट जाता है। इसका ना आप एग्जांपल ऐसे समझो, जैसे मान लीजिए कि आप मार्केट गए और मार्केट में ना भिंडी हर दुकान में मिल रहा है आपको, यानी कि जो भी सब्जी मंडी में जितने भी दुकान है, हर दुकान में भिंडी मिल रहा है, तो क्या उस भिंडी का उतना वैल्यू होगा? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए कि सब्जी मंडी में 100 सब्जी का दुकान है और मात्र एक ही दुकान में भिंडी है, तो उस भिंडी का ना दाम ऑटोमेटिक बहुत ज़्यादा होगा। और दुकान वाला सीधा बोलेगा महंगा है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। अब भैया जिसको खाना है वो तो लेगा ही, जिसके पास पैसा है वो तो लेगा ही। कहने का मतलब है कि जो चीज़ मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उसका डिमांड ऑटोमेटिकली घट जाता है। तो अब जर्मनी में इतना पेपर करेंसी छापा गया, इतना छापा गया कि उसका वैल्यू ही घट गया। अब वैल्यू इतना ज़्यादा घट गया, क्या होता है इसके बारे में जरा देखो। इन अप्रैल $1 वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स। सोचो मार्क्स क्या है, जर्मनी का करेंसी है, यानी कि $1 यदि आपको चाहिए तो आपको 24,000 मार्क देना पड़ेगा। और ये कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। आज के रेट में बात करें तो हम इंडियंस 80 रुपया देते हैं तब $1 मिलता है। 85 हो गया, अब डॉलर का रेट घटता बढ़ता रहता है, जैसे अभी आप बोल रहे हैं 85 है ना, तो 85 रुपीज़ आप दोगे तब जाकर आपको $1 मिलेगा। फिर भी ये बहुत कम है, ये दर्शा रहा है कि इंडिया का जो करेंसी है उसका वैल्यू हाई है। लेकिन आप यहाँ पे देखो कि $1 के लिए आपको 24,000 मार्क देना पड़ रहा है। इसको इंडिया के केस में यदि समझा जाए तो इसको आप ऐसे समझो कि 24,000 रुपया आप दोगे तब जाकर आपको $1 मिलेगा। ये क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा ये रहा है कि इंडिया के करेंसी का वैल्यू बहुत घट गया है। खैर इंडिया का बात छोड़ते हैं, अभी आते हैं हम लोग अपने जर्मनी पे। तो जर्मनी का जो करेंसी है उसको हम लोग क्या बोलते थे, मार्क। तो 24,000 मार्क दोगे तब जाकर आपको मिलेगा $1। कब? अप्रैल में, उस समय पे अप्रैल में बात हो रहा था ये। आगे देखते हैं भाई, इन जुलाई 3,53,000, सोचो यानी कि जुलाई में घट के मतलब बढ़ के 3,53,000 हो जाता है, यानी कि इतना मार्क दो तब आपको $1 मिलेगा। इन अगस्त 46,21,000 मार्क, ये बढ़ता जा रहा है। इन दिसंबर कितना है भाई, 1, 10, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9,88,60,000 मार्क्स आप दोगे तब जाकर आपको $1 मिलेगा। दी फिगर हैड रन इनटू ट्रिलियन, और इतना ही नहीं, ये और ट्रिलियन में भी चला गया है। ये तो अभी तक फिलहाल करोड़ में है, ये बढ़ के कहाँ तक चला गया है, ट्रिलियन में चला गया। सोचो आप इतना ज़्यादा दोगे पैसा तब जाकर आपको $1 मिलेगा उस समय पे। ये दर्शा ये रहा है कि जर्मनी का करेंसी का वैल्यू क्या हो चुका था, गंदे तरीके से नीचे गिर चुका था। अब इसके रिजल्ट में क्या हुआ जरा ये अब देखो, एज द वैल्यू ऑफ मार्क कोलैप्स्ड प्राइसेस ऑफ गुड्स राइज। जैसे जैसे प्राइस मतलब कि करेंसी का वैल्यू घट रहा था, वैसे वैसे वहाँ पे अनाज का दाम बढ़ रहा था।
क्यों बढ़ रहा था अनाज का दाम पता है? क्योंकि लोग क्या, मतलब दुकानदार क्या चाह रहा था, दुकानदार का ना मनमानी चालू हो गया था वहाँ पे, भैया इतना महंगा है, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो मत लो, सिंपल। तो अब वहाँ पे अनाज का प्राइस भाई बढ़ चुका है। अब देखो एक यहाँ पे ना बड़ा विचित्र केस है, जर्मन्स कैरी कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड। यानी कि जर्मनी के लोगों को यदि ब्रेड का एक पैकेट खरीदना होता था तो अपने कार्ट पे, यानी कि अपने ठेले पे झोला भर भर के पैसा का करेंसी रखते थे, यानी कि पूरा नोट रखते थे और दुकान के सामने जाते थे, मतलब बोर्ड एक, मतलब गड्डी के गड्डी दुकानदार को दे देते पैसे, फिर जाके इसको एक ब्रेड का पैकेट मिलता था। सोचो इतना बदहाली वाला सिचुएशन जर्मनी के अंदर आ चुका था। ठीक है, मतलब लोग ना क्या कह सकते हैं इसको, बैग में भर भर के पैसा लेके जा रहे हैं और उधर से एक ब्रेड का पैकेट बस लेके आ रहे हैं। ये क्या दर्शा रहा है? ये इकोनॉमिक क्राइसिस को ही तो दर्शा रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं मंदी का दौर। मंदी का दौर का मतलब है जहां पे अनाज का प्राइस बढ़ जाना और जो करेंसी है उसका वैल्यू घट जाना। ठीक है, खैर आगे देखते हैं। दिस क्राइसिस कैम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, और इस क्राइसिस को, इस मंदी के दौर को कहा गया है हाइपर इन्फ्लेशन। यहाँ पे एक वर्ड है हाइपर इन्फ्लेशन का, इसका मतलब समझिए। एक होता है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, इसका मतलब है कि जब महंगाई सर से पार हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। समझिएगा, एक है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब है महंगाई बढ़ जाना, नॉर्मल। लेकिन एक होता है हाइपर इन्फ्लेशन, इसका मतलब होता है महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। तो यहाँ पे महंगाई क्या हो चुका था, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसी को हम लोगों ने नाम दे दिया हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपने समझा कि किस प्रकार इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी के अंदर देखने को मिला। तो जब भी सवाल आए इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर तो आप ये सारा पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारे टॉपिक कंप्लीट होता है। अच्छा नहीं, अभी तो एक टॉपिक और है इसमें, हाँ दो पॉइंट इसमें और है। नाउ अमेरिका हेल्प्ड जर्मनी to go out of the crisis by introducing the डॉज प्लान। अब देखो यहाँ पे ना अमेरिका किस में था, अलाइड पावर में था, और जर्मनी हमारा किस में था, सेंट्रल पावर, यानी कि दोनों दूसरे का क्या है, विरोधी है। लेकिन जर्मनी का इतना खराब हाल था ना, इतना बद से बदतर हाल हो चुका था कि अमेरिका, इसका विरोधी कंट्री होने के बावजूद अमेरिका क्या चाहता है, इसको थोड़ा सा मदद कर दिया जाए। और अमेरिका मदद कैसे करता है, डॉज प्लान बना के मदद करता है। और ये डॉज प्लान बेसिकली क्या था, ये डॉज प्लान कुछ नहीं है, सिंपली एक प्लान है जिसमें ये लिखा गया था कि जर्मनी को किस तरीके से सपोर्ट करना है। सिंपल याद रखिएगा, डॉज प्लान का मतलब एक ऐसा प्लान जिसमें यह लिखा गया था कि किस तरीके से जर्मनी को सपोर्ट करना है। और इस प्लान को बनाया किसने था, डॉस ने बनाया था, डॉस आदमी का नाम है, इसको आप याद रखिएगा। डॉस प्लान ऑफ अमेरिका रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ जर्मनी बाय गिविंग सम कंसेशन। यानी कि आप देखो, चूंकि हमारा अमेरिका किस में था, अलाइड में था, यानी कि इसका विरोधी वाला कंट्री है, तो जर्मनी के ऊपर हक किसका बनता है, अमेरिका का भी बनता है भाई, उसके रिसोर्स को अपने कब्जे में लेने का। लेकिन अमेरिका ने थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिल अच्छा दिखाया ये यार चलो हम अपने हिस्से का जो अपने कंट्रोल में लेना था वो हम अब नहीं लेंगे, तुम अपना कंट्री है, चलो मतलब कहने का मतलब यह है कि जितना हमने तुमसे वसूलना था हमने वसूल लिया, अब हम आपसे कुछ नहीं लेंगे, अब अपना कंट्री खुद संभालो। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अमेरिका ने यहाँ पे एक तरीके से क्या दिखाया, दया का भाव दिखाया, किसके प्रति, जर्मनी के प्रति। नहीं तो यदि अब ये चाहता ना तो जर्मनी को अभी और लूट सकता था, क्योंकि इसका हक बनता है भाई, वो जीत चुका है, जर्मनी हार चुका है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने इतना ही नहीं, अमेरिका ने बहुत तरीके से जर्मनी को सपोर्ट किया। आगे आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले टॉपिक में, कि अमेरिका जर्मनी को सपोर्ट कैसे करता है। अमेरिका जर्मनी के अंदर बड़े बड़े फैक्ट्री खोलता है ताकि जर्मनी का कंट्री, मतलब जर्मनी क्या हो सके, आगे बढ़ सके, जर्मनी के लोगों को रोजगार मिल सके। तो अमेरिका थोड़ा सा अच्छा साबित, मतलब अच्छा भाव यहाँ पे दिखाता है जर्मनी के प्रति, इसलिए दिखाता है क्योंकि इसको थोड़ा सा दया आ गया था। तो अमेरिका जर्मनी के अंदर अच्छे अच्छे फैक्ट्री ये सब भी चालू करता है ताकि जर्मनी के लोगों को रोजगार ये सब मिल सके। तो अब ये काम कैसे करता है ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा होगा अगले वाले क्लास में द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। कहीं पर ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोगों को डाउट रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।